चाय पीते हुए मेरी नज़र सुमित्रा की तरफ उठ गई। इसका एक पैर तो नीचे ही था और दूसरा पैर इसने सोफे पर रख लिया था। वो रात वाला राजस्थानी लिबास ही पहने हुए थी। घाघरा खड़े घुटने पर से नीचे खिसक गया था। वो कई रोज से मेरे साथ थी, लेकिन इस वक्त न जाने क्यों इसे देखकर मेरी सांस तेज होने लगी। इसने भी शायद मेरी निगाहों के मरकज़ को ताड़ लिया था, लेकिन घाघरा दुरुस्त करने के बजाय वो कुछ और फैल गई। और इस पर सितम ये कि इसने एक तौबा शिकन अंगड़ाई भी ले डाली। मुझे अपनी गर्दन पर चींटियाँ सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। समुद्रा के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई और फिर अपनी जगह से उठकर वो मेरे करीब आकर बैठ गई और सोफे पर नीम दराज होकर सर मेरे घुटनों पर रख लिया। मुझे तो नींद आ रही है, आंखों में बहुत शदीद जलन हो रही है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, तो फिर अंदर जाकर आराम से सो जाओ ना। मैंने इसे अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, तुम भी सो जाओ, तुम भी तो रात भर जागे हुए हो। इसने उठकर मेरा बाजू पकड़ लिया और जब मैं रत्ना वाले कमरे की तरफ बढ़ा तो समुद्रा मुझे हाथ से पकड़कर दूसरी तरफ खींचने लगी। रत्ना की नींद खराब होगी, इसे सोने दो, दूसरे कमरे में आ जाओ। इसने मेरी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा। मैंने इसकी तरफ देखा, हम दूसरे कमरे में आ गए। समुद्रा मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और खुद भी मेरे ऊपर ढेर हो गई। 2 दिन और गुजर गए। बैरू वाले बंगले में कोई नहीं आया। अलबत्ता बंगले की पिछली तरफ पहाड़ी पर मैंने गिद्धों को मंडलाते देखा, नीचे उतरते और परवाज करते देखा। मधु और बब्बर की लाशें इसी रात बेला ने बाहर फेंकवा दी थी और अब गिद्ध 2 दिन से दावत उड़ा रहे थे। मैं मधु के लिए अपने आप में बेहद अफसोस कर रहा था। इसने हमारे लिए जान दे दी। हमने ना तो इसे बचाने की कोशिश की और ना ही इसके अंतिम संस्कार का कोई बंदोबस्त। अगर इस रात बेला वगैरह के जाने के बाद हम तहखाने के रास्ते में इसकी लाश उठा भी लाते तो इसे ठिकाने लगाना हमारे लिए मसला बन जाता। बहरहाल अब तो मैं इसकी रूह के लिए दुआ कर सकता था। तीसरा दिन भी गुजर रहा था। बैरू वाले बंगले की तरफ किसी ने रुख नहीं किया था। मैं अपने आप में कुछ बेचैनी सी महसूस करने लगा। ये खामोशी मुझे खिल रही थी। इसे ना सिर्फ ये इल्म था कि इतने अरसे तक हम भैरू के इस बंगले में रहे थे, बल्कि वो ये भी जान चुकी थी कि इस बंगले के तहखाने में एक बहुत बड़ा खजाना मौजूद है, जिसे वो अपनी आंखों से भी देख चुकी है। वो इस रात किशोराम और 2-3 आदमियों को लेकर आई थी। उसने किशोराम को भी इस खजाने के बारे में नहीं बताया था, इसलिए इसने भैरू वाले कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से ही बंद कर लिया था। बेला को तहखाने में खजाना नहीं मिला था। वो कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि वो किसी वक्त दोबारा वापस आएगी और अकेली आएगी। इस खजाने के बारे में सोचते हुए दफतन मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैंने समुद्रा की तरफ देखते हुए कहा, क्या ये अच्छा ना होगा कि आज रात भैरू का वो खजाना भी यहाँ ले आएँ? मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। समुद्रा ने कहा, तुम लोग तो जाने का प्रोग्राम बना रहे हो, मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालूंगी? वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैंने भी तय कर रखा है कि तुम लोगों के जाने के बाद 1-2 रोज़ बाद मैं भी किसी तरह यहाँ से निकल जाऊंगी। जो कुछ भी इस तहखाने से ले आए हैं इसे तो मैं किसी न किसी तरह समेट ही लूँगी, लेकिन ज़्यादा माल मेरे लिए भी ख़तरनाक साबित होगा। तो फिर क्या वो ख़जाना इस तरह ज़मीन के सीने में छुपा रहेगा? मैंने कहा, यहाँ से जाने के बाद मैं किसी आश्रम को इस खजाने के बारे में गुमनाम इतला दे दूंगी। इसके बाद क्या होता है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। समुद्रा ने जवाब दिया। मेरे ख्याल में समुद्रा ठीक ही कहती थी। हमें इस खजाने की ज़्यादा फिक्र नहीं होनी चाहिए। इससे अगले रोज़ मैंने एक बार फिर घर से बाहर निकलने का प्रोग्राम बना लिया, लेकिन इस मरतबा मैं अकेला ही जाना चाहता था और इसके लिए मैंने एक नया गेटअप इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया। कई हफ्तों से ख़ास मकसद के तहत मैंने अपनी दाढ़ी मूंछों को नहीं छेड़ा था, जिसके नतीजे में दाढ़ी और मूंछें बेतहाशा बढ़ गई थी। मैं कैंची और रेज़र लेकर आईने के सामने बैठ गया। दाढ़ी और मूंछें थोड़ी बहुत तराश करी ने सलीके से सेट किया और सर के बाल समेट कर सिखों की तरह पगड़ी बांधने लगा। इस सिलसिले में रत्ना ने भी मेरी थोड़ी बहुत मदद की। बिल्कुल तैयार होकर मैं आईने में अपने आप का जायज़ा लेने लगा। स्याह पैंट, सफ़ेद शर्ट, सर पर पगड़ी और दाढ़ी मूंछों में मैं बिल्कुल सिख लग रहा था। सरदार जी, रत्ना मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई। इस वक्त तो मेरा दिल भी चाहने लगा है कि मैं आपके साथ चलूं। तुम्हें मैं अपनी सरदारनी बनाकर लंबे सफ़र पर साथ ले जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मैं अकेला ही जा रहा हूं, ज़रा मौज मेला करने के लिए। मैंने जवाब दिया। अपने होश काबू में रखना। रत्ना ने मुझे घूरा। मौज मेले में कोई ऐसी हरकत न कर बैठना जो तुम्हें किसी मुसीबत में फंसा दे। मुसीबतें तो अब खुद मेरे पास आकर फंसेंगी, मुझे क्या फंसाएंगी? मैंने कोट पहनते हुए कहा। काली पतलून और सफ़ेद शर्ट पर कोट गहरे पीले रंग का था, जो कुछ अजीब भी लग रहा था और जच भी रहा था। मैंने एक माकूल रकम के अलावा पिस्तौल भी कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। इस वक्त शाम का अंधेरा फैल चुका था। मैं बंगले से निकलकर पैदल ही एक तरफ चलता रहा और फिर मुझे एक ऑटो रिक्शा मिल गया, जिस पर बैठकर मैं बस स्टॉप के इलाके में पहुंच गया। मैंने ऑटो वाले को किराया अदा किया और पैदल टहलता हुआ एक तरफ चलने लगा।
खासी रौनक थी। अंदाज़ा हुआ कि लोगों के दिलों पर नागराज और इसके गुंडों का जो खौफ था वो ख़त्म हो चुका था और लोग आज़ादी से घूम फिर रहे थे। दरअसल मेरा यहाँ आने का मकसद कुछ और था। मैं ये जायज़ा लेना चाहता था कि शहर से निकलने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा सकता है। यहाँ मैंने पूरा गैंग ख़त्म किया था, नागराज को ख़त्म कर दिया था। आम लोगों ने तो सुख का सांस लिया था, मगर पुलिस और सरकारी एजेंसियाँ, ख़ुसूसन रॉ के एजेंट अब भी सूरत हाल पर निगाह रखे हुए थे। इन्हें अब भी मेरी तलाश थी। शहर में पकड़ दकड़ तो बहुत कम हो गई थी, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक शहर से बाहर जाने वालों को चेक किया जा रहा था। बाज़ मुश्तबा अफराद को पकड़ भी लिया जाता था, जिन्हें अपनी तसल्ली करने के बाद छोड़ा जाता था। और मैं यहाँ से निकलने का कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहता था कि मुझसे किसी किस्म का शुबा भी ना हो सके। रत्ना ने एक मरतबा मुझे एक सिख बस ड्राइवर के बारे में बताया था। वो सिख बस ड्राइवर रत्ना पर लट्टू था और बकौल रत्ना के वो शख्स चूँकि इस शहर का रहने वाला था, इसलिए इसे कभी घास नहीं डाली थी। और मैंने इस सिख बस ड्राइवर की आड़ में इस शहर से निकलने का प्रोग्राम बनाया था, इसलिए मैंने कई रोज़ पहले ही दाढ़ी मूंछें बढ़ाना शुरू कर दी थी। मैंने बस स्टेशन से मालूमात हासिल की तो पता चला कि दूसरे शहरों से आने वाली तमाम बसें आ चुकी हैं। ये जो कि पहाड़ी इलाका था, रास्ता ख़तरनाक भी था, इसलिए इन बसों के शेड्यूल इस तरह बनाए गए थे कि शाम का अंधेरा फैलने से पहले पहले माउंट आबू पहुंच जाएं। अलबत्ता आबू रोड रेलवे स्टेशन से आने वाली 2-3 बसें रात 9 बजे तक पहुंचती थी। 1-2 पैसेंजर ट्रेनें चूँकि शाम 6 और 7 बजे के दरमियान आबू रोड रेलवे स्टेशन पहुंचती थी, इसलिए ये बसें इन ट्रेनों से उतरने वाले मुसाफिरों को लेकर आती थीं। इस रोज़ भी दूसरे शहरों से आने वाली तमाम बसें पहुंच चुकी थीं, लेकिन इधर उधर से मालूम करने पर पता चला कि पंजाब की तरफ से आने वाली किसी बस का ड्राइवर सिख नहीं था। अलबत्ता ये पता चल गया कि बलदेव सिंह नामी सिख ड्राइवर हफ्ते में 2 दिन जयपुर की बस पर यहाँ आता है। इसके आने के दिन मुकर्रर थे। जिस दिन वो आता था, इससे अगले दिन सुबह सवेरे इसकी वापसी होती थी। मैंने ना सिर्फ वो दिन ज़हन नशीन कर लिए, बल्कि ये भी मालूम कर लिया कि वो रात कहाँ गुजारता है। इस काम से फारिग होकर मैं राजिंदर मार्ग की तरफ आ गया। रत्ना वाले प्रेम निवास रेस्टोरेंट में डट कर अपनी पसंद का खाना खाया। रत्ना की जगह काम करने वाली खूबसूरत वेट्रेस ने मुझे इस शहर में अजनबी समझकर रात 10 बजे के बाद अपनी कंपनी की पेशकश भी की थी, मगर मैंने मुस्कुराते हुए टाल दिया। रेस्टोरेंट से निकलकर मैं टहलता हुआ एक मोड़ पर पहुंच गया। इस मोड़ से कोई रास्ता किसी मंदिर की तरफ भी जाता था, इसलिए मोड़ पर गुल फरोशों की कुछ दुकानें भी थीं। इन दुकानों के अलावा एक तरफ लकड़ी के 3-4 तख्ते भी बिछे हुए थे। इन पर भी टोकरियों में फूल भरे हुए थे। इन तख्तों पर फूल बेचने वाली औरतें थीं। मेरा वहाँ रुकने का कोई मकसद नहीं था। मैं सड़क की दूसरी तरफ एक आदमी को देखकर चौंक गया। वो नौजवान था। इसकी उम्र 20-21 साल रही होगी। इसने सफ़ेद पतलून और सफ़ेद शर्ट पहन रखी थी। मैंने इसे फ़ौरन पहचान लिया। इस नौजवान को मैं शुरू के दिनों में शक्ति के साथ देख चुका था, लेकिन बाद में कभी नज़र नहीं आया था। इस वक्त वो एक और आदमी की ताक में था। मैं इनके मुतवाज़ी फुटपाथ पर चलता रहा। एक मौके पर इस नौजवान ने बड़ी सफाई से दूसरे आदमी का बटुआ उड़ा लिया और बड़ी तेज़ी से सड़क पार करके उस फुटपाथ पर आ गया जहां मैं मौजूद था। इस नौजवान ने बटुआ उड़ाने में हाथ की ऐसी सफाई दिखाई थी कि इसके शिकार को पता ही न चल सका और वो बड़े इत्मीनान से अपने रास्ते पर चलता रहा। वो नौजवान अब मुझसे 5-6 कदम आगे चल रहा था और जैसे ही वो एक गली मोड़ने लगा, मैंने बड़ी तेज़ी से आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो तेज़ी से मुड़ा। इसके चेहरे पर बदहवासी नुमायां थी। इसका ख्याल था कि शायद पकड़ा गया है, लेकिन एक सिख को देखकर वो किसी कदर मुतमईन हो गया। क्या बात है सरदार जी, इसके लहजे में करख्तगी थी। अगर तुम खामोशी से मेरे साथ चलते रहो तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि तुमने किसी की पॉकेट मारी है, मैंने सरगोशी में कहा। क्या मतलब? वो एकदम गड़बड़ा गया। डरो नहीं, मेरे साथ चलते रहो इस गली में, मैंने कहते हुए दोस्ताना अंदाज में इसका हाथ पकड़ लिया और हम गली में मुड़ गए। गली काफ़ी कुशादा थी। दोनों तरफ पुरानी तर्ज के मकान थे। स्ट्रीट लाइट का इंतज़ाम मुनासिब नहीं था। खंभों पर बल्ब या तो फ्यूज़ हुए थे या टूटे हुए थे। पूरी गली में सिर्फ 4 बल्ब जल रहे थे। लोगों की आमदरफ जारी थी। मैं इस जेब तराश का हाथ पकड़े चलता रहा। इसने भी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की थी। शायद जानता था कि अगर भागने की कोशिश की तो धर लिया जाएगा। हम इस गली से निकलकर दूसरी तरफ वाले शॉपिंग एरिया में आ गए। मैंने इधर उधर देखा और फिर इसे साल लेकर एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। अच्छा पुरसुकून रेस्टोरेंट था, ज़्यादा रश भी नहीं था। कोने की एक मेज़ पर बैठकर मैंने वेटर को चाय लाने के लिए कहा और इस नौजवान की तरफ देखने लगा। सरदार जी, इसने पहली मर्तबा ज़ुबान खोली, आप मुझे पॉकेट मार तो नहीं लगते, लेकिन अगर आपको हिस्सा चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। ओए ओए, मैंने इसे घूरा। क्या मैं तुम्हें पॉकेट मार या अठाईगिर लगता हूँ? नहीं सरदार जी, इसलिए तो मैंने कहा कि आप ऐसे नहीं लगते, मगर हिस्सा चाहिए तो। अच्छा चल वो बटुआ निकाल, देख इसमें कितनी रकम है, मैंने इसकी बात करते हुए कहा। इसने जेब से वो बटुआ निकाल लिया जो राहगीर की जेब से उड़ाया था। बटुए में 250 रुपये और कुछ कागजात थे।
इसने 150 रुपये मेरी तरफ बढ़ा दिए। ये आप ले ले सरदार जी, 100 रुपये मैं रख लेता हूँ। इसने कहा रख खोए रख, इनको अपने पास रख, मैंने कहा और वेटर को आते देखकर खामोश हो गया। वेटर हमारे सामने चाय रख कर चला गया तो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गंगा राम है जी, इसने जवाब दिया। यहीं कहीं देखा होगा जी, मेरा ख्याल है कई रोज़ पहले मैंने तुम्हें रेड लाइट एरिया में देखा था। मैंने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, मैं बराह रास्त शक्ति वगैरह से अपना ताल्लुक जाहिर नहीं करना चाहता था, इसे बातों में घेर कर मिट्ठू राम के बारे में कुछ मालूमात हासिल करना चाहता था। इस वक्त तुम्हारे साथ 3-4 लड़के और भी थे, वो कभी नज़र नहीं आए, भाग गए क्या? मैं इसे शक्तिलाल, भानोट और मिट्ठू राम के हुलिये बताने लगा। सरदार जी, तुम तो ऐसे इनके हुलिये बता रहे हो जैसे बहुत करीब से जानते हो। वो यार बात यह है कि इनके साथ एक लड़की भी थी, नाम तो मुझे मालूम नहीं लेकिन पटाखा किस्म की लड़की थी। मैंने कहा वो समझ गया। गंगा राम ने मायने खेज अंदाज में सर हिलाया। आप शायद मधु की बात कर रहे हैं, वो वाकई बड़ी ज़ोरदार छोकरी थी मगर शक्ति के अलावा किसी को घास ही नहीं डालती थी। अपने पल्ले कुछ हो ना तो तब घास डालती है। मैंने कहा बहरहाल अब कहाँ हैं वो लोग? सरदार जी, वक्त गुजारने के लिए कोई छोकरी चाहिए तो अपन से खुलकर बात करो ना। गंगा राम ने कहा ओ नहीं यार, मैं कोई अयाश आदमी नहीं हूँ, वो लड़की बस इस पर ज़रा दिल आ गया था, तुम सिर्फ इतना बता दो वो लोग हैं कहाँ। मैंने कहा वो सब लोग तो ख़त्म हो गए सरदार जी, अब तो इनका निशान भी नहीं रहा। गंगा राम ने गहरा सांस लेते हुए कहा ख़त्म हो गए क्या मतलब? मैंने इसे घूरा, इन्हें ज़मीन खा गई क्या? ऐसा ही समझे सरदार जी, गंगा राम ने कहा। शक्ति, भानोट, रामू और सब मारे गए। शक्ति को एक गुरु मिल गया था, मैं इसे समझाता भी रहा कि ये गुरु इन्हें किसी मुसीबत में डाल देगा, मगर इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। मैं इसलिए इनसे अलग हो गया था। नागराज जैसे आदमी से पंगा लेना कोई मामूली बात तो नहीं है। वो सब लोग एक एक करके मारे गए, मगर सुना है नागराज भी मारा गया। मैंने कहा हाँ वो भी मारा गया। गंगा राम ने कहा उस रात मिट्ठू राम और मधु मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझे बताया था वो शहर से निकलना चाहते थे। मैंने इन्हें मशवरा दिया कि अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो सुबह का इंतज़ार करने के बजाय रात ही रात में यहाँ से निकल जाएं। उन्होंने मेरा मशवरा मान लिया और रात ही को यहाँ से भाग गए, मगर मौत ने जैसे ताक लिया हो वो बच नहीं सके। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा वो दोनों यहाँ से 20 कोस दूर एक छोटे से गांव में पहुँच गए, मगर बदकिस्मती से अमृत ठाकरे पहले से वहाँ मौजूद था। वो दोनों इसके हाल लग गए। ठाकरे इनसे शक्ति के गुरु का पता मालूम करना चाहता था ताकि इनके जरिए पंडित भैरू के खजाने तक पहुंच सके। गुरु ने पता नहीं इन्हें क्या घोल कर पिला दिया था, वो इसके बारे में जुबान खोलने को तैयार नहीं थे। मिट्ठू राम तो इसके हाथों मारा गया और ठाकरे मधु को लेकर गायब हो गया। पता नहीं वो जिंदा भी है या ठाकरे ने इसे मार डाला। बड़ा अफसोस हुआ यार, मैंने तासुफ का इजहार किया। अच्छा चाय पी और मेरी एक बात मान ले। वो क्या सरदार जी? इसने कप उठाते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। ये धंधा छोड़ दे वरना किसी दिन तुम ही मारा जाएगा। मैंने कहा तुम नौजवान आदमी हो, हट्टे कट्टे हो, मेहनत मजदूरी कर सकते हो। हमारे पंजाब में कहते हैं कर मजदूरी ते खा चूरी, मेहनत ते कमा रोटी, जो रोटी खावेगा ना बड़ा मज़ा है इसमें। सरदार जी, गंगा राम ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, मुंह को हराम की लग चुकी है तो हलाल की खाने में मज़ा नहीं आता। हलाल पचता ही नहीं हम जैसे लोगों को। हाँ ठीक कहते हो, किसी को हराम नहीं पचता और किसी को राम नहीं पचता, मगर मेरी एक बात समझ लिए, हलाल खाने में बड़ा स्वाद है। मैंने कहा कोशिश करूंगा सरदार जी। इसने खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा अच्छा अब तू जा, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा। मैंने कहा। वो चंद लम्हे उलझी हुई नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा, फिर उठकर चला गया। इसके बाद मैं भी ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठा। मेरा मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए बाज़ारों में घूमते रहना बेकार था। मैंने फल और कुछ और चीज़ें खरीदी और वापसी के लिए चल पड़ा। इस रात मैं लाउंज में सोफे पर सो रहा था कि रत्ना ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। जल्दी चलो। वो मुझे बाजू से पकड़कर उठाते हुए बोली बेला भैरू के बंगले में आई है। मैं एक झटके से उठकर खड़ा हो गया और फिर इस कमरे में पहुंचने में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाया। सुमित्रा मॉनिटरिंग सेट के सामने बैठी हुई थी। स्क्रीन पर हाल कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। बेला कमरे के वस्त में खड़ी इधर उधर देख रही थी। मेरा ख्याल है वो अभी अभी अंदर दाखिल हुई थी। इसके साथ और कौन है? मैंने सुमित्रा से कहा। कोई नहीं, सुमित्रा ने जवाब दिया। बंगले के बाहर कोई हो तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अंदर वो अकेली ही आई है तो फिर यकीनन वो अकेली ही होगी। मैंने कहा और स्क्रीन की तरफ देखने लगा। बेला रहदरी की तरफ जा रही थी, इसके हाथ में पिस्तौल था। सुमित्रा कैमरे को हरकत देती रही। भैरू के कमरे से होते हुए तहखाने में आ गई बेला। वो कुछ देर खड़ी उलझी हुई निगाहों से इधर उधर देखती रही और फिर इस दिन की तरह दीवारें ठोंक बजाकर देखने लगी। इस दिन बेला के साथ किशोराम के अलावा 2 आदमी और थे। इससे पहले वो यकीनन बंगले की निगरानी करवाती रही थी और किसी के बंगले में दाखिले की तलाश पाकर ही किशोराम वगैरह को यहाँ लेकर पहुंची
थी। इसने सोचा होगा कि शायद हम होंगे, लेकिन गैर मुतवक्के तौर पर इसका मुकाबला ठाकरे से हुआ था। ठाकरे 2 लाशें छोड़कर भाग गया था और बेला जिस तरह पहलू वाले कमरे का दरवाज़ा बंद करके तहखाने में गई थी, इससे मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि किशु वगैरह को इसने ख़जाने के बारे में कुछ नहीं बताया था और आज वो अकेली आई थी। इस वक्त भी इसकी आंखों में बड़ी शदीद किस्म की उलझन थी। शायद वो सोच रही थी कि वो कमरा कहाँ गायब हो गया, इसे घेर न लिया जाए। रत्ना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? मैंने इसे घूरा। बेला इस बंगले में अकेली आई है, रत्ना ने वजाहत की। हम सुरंग के रास्ते तहखाने में घुसकर इसे पकड़ लेंगे। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है रत्ना, मैंने कहा। क्या अब तक तुम्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो किस कदर अय्यार औरत है? वो अंदर तो अकेली आई है, लेकिन बाहर यकीनन इसका कोई ना कोई आदमी मौजूद होगा। और फिर तुम दोनों ने एक और बात पर गौर नहीं किया। वो क्या? इस मरतबा सुमित्रा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। उस रोज़ पुलिस यहाँ सुबह 7 बजे पहुँची थी, हालांकि फायरिंग 4 बजे के करीब हुई थी। मैंने कहा, पुलिस ने आज तक इस बंगले का रुख नहीं किया। बेला बहुत ऊंची शय है। सुमित्रा, तुम तो इस रात खंडर के तहखाने में अपनी आंखों से देख चुकी हो। बेला नागराज की रखेल नहीं थी, वो इससे बहुत ऊपर की चीज़ है और मैं दावे से कहता हूँ कि इसके पास कोई बहुत बड़ा सरकारी ओहदा भी है। इसने पुलिस को इस बंगले से दूर रखा होगा और अब जबकि हमारा मिशन मुकम्मल हो चुका है, तमाम काम पाया तकमील को पहुँच चुके हैं, हमें इस मौके पर ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए कि फिर किसी उलझन में पड़ जाएं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, सुमित्रा ने सर हिला दिया। अब हमें सिर्फ ये करना है कि खामोशी से इस शहर से निकल जाएं। मैंने कहा, आज मैं ज़रूरी मालूमात हासिल कर चुका हूँ, हम 1-2 दिन में यहाँ से चले जाएंगे। मैंने ये बात ख़ास तौर से नोट की थी कि सुमित्रा के चेहरे पर कुछ उदासी छा गई थी। वो लीवर के ज़रिए तहखाने के कैमरे को हरकत देते हुए टीवी स्क्रीन को देख रही थी। बेला अब भी तहखाने में थी। तकरीबन 1 घंटे तक बेला तहखाने की दीवारों से सर फोड़ती रही और फिर बाहर आ गई। वो कुछ देर ऊपर के कमरों में घूमती रही, फिर बाहर निकल गई। सुमित्रा ने कैमरा ऑफ कर दिया और गहरा सांस लेते हुए मेरी तरफ देखने लगी। इसके बाद भी हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, फिर एक ही बेड पर आड़े तिरछे होकर सो गए। 2 दिन और गुजर गए। इसी दौरान कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। तीसरे रोज़ जयपुर से वो बस आने वाली थी जिसका मुझे इंतज़ार था। मैं और सुमित्रा वक़्त से पहले ही बस स्टॉप के इलाके में पहुंच गए। मैं इस वक्त भी सिख के गेटअप में था और मेरे साथ रत्ना भी थी। हम कुछ देर एक रेस्टोरेंट में बैठे रहे और फिर बस स्टैंड पर आ गए। इसके चंद ही मिनट बाद बस पहुंच गई। ड्राइवर बलदेव सिंह मेरी तरह ऊंचा लंबा आदमी था। इसकी दाढ़ी और मूंछें भी मेरी तरह थी। वो इंजन बंद करके जैसे ही नीचे उतरा, मैं रत्ना को लेकर सामने आ गया। बल्ले बेबी बल्ले, वो मुझे देखकर खुश होते हुए बोला। अपने घर से दूर किसी हमवतन को देखकर खुशी तो होती ही है। आज तो यहाँ अपने शहर के बंदे नजर आ रहे हैं। सत श्री अकाल बलदेव सिंह जी, मैंने हाथ हिलाते हुए कहा। सत श्री अकाल जी, बलदेव सिंह बोला। आप कैसी हैं सुरिंदर कौर जी? बड़े दिनों बाद दर्शन हुए हैं। आप तो अब होटल में भी नज़र नहीं आती। भला नौकरी छड़ तो नहीं देती? हाँ सरदार जी, मैंने नौकरी छोड़ दी है, रत्ना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसने शायद बलदेव सिंह को अपना नाम सुरिंदर कौर बताया था। आज इधर कैसे फिर रहे हो? बलदेव सिंह बोला। और आप सरदार जी, क्या शुगल है आपका और इनसे आपका? ये मेरी दोस्त हैं सरदार जी, मैंने जवाब दिया। मैं चंद रोज़ पहले ही जालंधर से यहाँ आया हूँ। कल इत्तेफाक से सुरिंदर कौर से मुलाकात हो गई। ये भी जालंधर की रहने वाली हैं और आपके मोहल्ले की हैं। मैं इसी के सिलसिले में आपसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। हुक्म करो सरदार जी, वो बोला। ऐसे नहीं बलदेव सिंह जी, मैंने कहा, कहीं बैठकर आराम से बात करेंगे। अभी तो आप वैसे भी थके हुए हैं, लंबे सफ़र से आए हैं। ये सफ़र तो हमारा रोज़ का काम है बादशाह, पर आप भी ठीक कहते हैं, कहीं बैठकर बातें होंगी। ज़रा यहीं ठहरो, मैं दफ्तर में चक्कर तो लगाऊं। बस के तमाम मुसाफिर उतर चुके थे। कंडक्टर बाज़ मुसाफिरों का छत पर लदा हुआ सामान उतार रहा था। वो एक करमचंद, बलदेव ने मुँह उठाकर कंडक्टर को मुखातिब करते हुए कहा, फारिग होकर बस को शेड में लगा देना, मेरे बेली मिल गए हैं, मैं जा रहा हूँ। वो चंद गज दूर दफ्तर की तरफ बढ़ गया। रत्ना तो बाहर रुक गई थी, मगर मैं बलदेव सिंह के साथ ही दफ्तर में दाखिल हो गया। वहाँ 3-4 आदमी बैठे हुए थे। बलदेव सिंह ने इनसे मेरा भी तारुफ करवा दिया और अपने काम के बारे में बातें करने लगा। दफ्तर से बाहर आकर हम कुछ दूर तक चलते रहे, फिर एक रेस्टोरेंट में चाय पी और फिर बलदेव सिंह हमें अपनी डेरे पर ले गया। एक छोटा सा कमरा था जहाँ वो अपने कंडक्टर के साथ रात गुजारा करता था। वो झलंगा सी चारपाइयाँ बिछी हुई थीं, जिन पर बिछे हुए बिस्तर इतने मैले थे कि देखकर ही कराहियत आती थी, मगर हमें मजबूरन इन पर बैठना पड़ा। बलदेव सिंह सामने वाली चारपाई पर बैठ गया। इसकी नज़रें बार बार रत्ना के सरापे का जायजा ले रही थीं। हाँ जी बताओ, अब क्या बात है? आखिरकार बलदेव सिंह ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।